हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। आज मैं संविधान पर उठाए जाने वाले 3 सवालों के जवाब देने जा रहा हूं, जिनमें से पहला है कि क्या भारत का संविधान विदेशी संविधान है, क्या भारत का संविधान हिंदू विरोधी संविधान है, केवल मुसलमानों का पक्ष लेता है, और क्या यह केवल दलितों का संविधान है, यह शेष समाज के लिए कोई बात नहीं करता। ये 3 सवाल जो उठाए जाते हैं, मैं इसको कह के उत्तर देने जा रहा हूं कि ये तीनों ही सवाल संविधान को बदनाम करने के लिए किए जाते हैं। लोगों की हमारे इस संविधान में आस्था कमजोर हो इसलिए किए जाते हैं। इस सवाल पर मैं जवाब दूंगा बहुत विधिवत एक एक करके, लेकिन इसके पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि संविधान जागरूकता के इस महाअभियान में इस वीडियो को शेयर करके अपना योगदान दें। मैं चाहता तो ये कहता, और कोई कहना गलत भी नहीं है, कि मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन है उसको दबाइए और मुझे आर्थिक सहयोग भेजिए। कुछ भी गलत नहीं है। जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं उनको आप आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी करता रहता हूं लोगों की। आप भी चाहें तो मेरे चैनल में ज्वाइन बटन है, दबाकर सहयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर आपको हम आर्थिक सहयोग दें ज्वाइन बटन दबाकर, या आपकी वीडियो शेयर करके संविधान की जागरूकता के महाअभियान में अपना योगदान दें, दोनों में से मैं एक ही दे पाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि हे मेरे दोस्त, हे मेरे भाई, हे संविधान के रक्षक, आप इस वीडियो को केवल शेयर कर दो। हमें धन के बदले जो कुछ मिल जाएगा वो सबसे ज़्यादा सुकून का होगा, और वो ये होगा कि लोग संविधान को जानने लगेंगे। जिस दिन लोग संविधान को जान जाएंगे तभी ये संविधान पूरा पूरा लागू हो पाएगा। जब मैं कह रहा हूं कि संविधान लागू नहीं हो पाया है, तो उसमें सारी गलती केवल पार्टियों की, नेताओं की और सरकारों की ही नहीं है, बल्कि जनता की भी है, जो अपना संविधान जानती ही नहीं है। और इसी नाते जब मैं इन 3 प्रश्नों पर चर्चा करूंगा तो थोड़ा खुले दिमाग से खासकर इस प्रश्न पर सोचिएगा कि ये प्रश्न क्यों बना दिया गया। वैसे तो लगभग सभी लोग जो मेरे दर्शकगण हैं, संविधान के बारे में जो मैं बता रहा हूं उसमें तर्क को खोज रहे हैं और उसको आत्मसात कर रहे हैं। तथ्य और तर्क में कहीं कोई उनको असुविधा हो रही है तो सवाल के रूप में पूछ रहे हैं। लेकिन 0.1% के आसपास के लोग ऐसे भी हैं जो मेरी सारी बातों को मेरी टाइटल के आधार पर देख रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और यही जो है संविधान को कमजोर कर देता है। मैं चर्चा किसकी कर रहा हूं? संविधान की। मैं चाहूं तो सारी जातियों में कमियां निकाल दूंगा, हैं सबकी कमियां, किसके अंदर कमी नहीं है भाई। और ये करके आप संविधान को कमजोर कर देंगे। सब में जो एक कॉमन कमी है वो है तर्क से न सोचने की। सब में जो कॉमन कमी है, यानी हर जात में लोग हैं, वो है संविधान को न जानने की। पहले हम इन दोनों को दूर करने का प्रयास करें, इसमें सहयोगी बने, शायद और दूसरी कमियां कम हो जाए। एक बात और, यह पूछा जाता है कि मेरे हाथ में जो यह संविधान है, क्या यह संविधान की मूल प्रति है? जी नहीं, संविधान की मूल प्रति हमारे आपके हाथ में तो हो ही नहीं सकती, वो संसद में है। अब हमारे आपके हाथों में जो संविधान की प्रतियां होती हैं वो 2 माध्यम से आती हैं। एक तो सरकार का राजभाषा प्रकाशन विभाग सारे कानूनों को छपवाता है और न्यूनतम दाम पर वितरित करता है, मार्केट में उपलब्ध कराता है। जब मैं LLB करने आया था 1997 में, 96 में, तो उस समय बहुत सारे कानून राजभाषा विभाग के छपे मिल रहे थे, लेकिन देखते ही देखते अब वो खत्म हो गए। अब शायद ही आपको कहीं मिले। आपको सारे के सारे कानून मार्केट में जो मिल रहे हैं वो प्राइवेट पब्लिशर द्वारा प्रिंटेड हैं, लेकिन इसमें ओरिजिनल से कोई अंतर नहीं है। हो सकता है कोई टाइपिंग एरर हो, तो ये बेयर एक्ट कहलाता है। इसमें संस्करण नहीं होता, संस्करण किताबों में होता है। ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट का मतलब जैसा संविधान लिखा है।
अब इसमें वर्ष का अंतर तब क्यों होगा? कोई नया संशोधन अगर हो जाए तो जिस सन में संशोधन हुआ अगर उससे पहले की किताब है, छपी हुई है, तो इसमें वो वाला संशोधन नहीं होगा। जैसे जो मेरे हाथ में इस समय है ये थोड़ा पुराना है, तो इसमें बहुत से संशोधन नहीं होंगे। ये 2016 का है, तो इसमें 99वां संशोधन तक होगा, उसके आगे 100वां, 101, 102, तो ये सब। और इस पर आपको चिंतित होने की बात नहीं है। संविधान में मिलावट कर पाना अभी केवल संसद के ही बस की बात है और लोग नहीं कर सकते। क्यों? जो किताब जनमानस में पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़ाई जाती है उसमें कोई कैसे मिलावट कर पाएगा? पढ़ाई जा रही है ना, ये विश्वविद्यालयों में चल रही है, संसद में आलोचना होती है। तो इस नाते तीसरी बात कि जिन लोगों को लगता है कि वीडियो थोड़ा जल्दी चलना चाहिए, यूट्यूब में स्पीड फास्ट करने का ऑप्शन है, आप तेज करके देख लीजिए। यूट्यूब में स्पीड स्लो करने का भी ऑप्शन है। अगर लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो आप स्लो कर लीजिए, आपके पास विकल्प यूट्यूब में मिला है। सेटिंग में जाइए, स्पीड में नॉर्मल आ रहा होगा, उसको आप कम अधिक करके देख लीजिए। बहुत सामान्य सा उपाय है और सारे लोगों की जिनके भी वीडियो आप देखेंगे कर पाएंगे। चलिए हम लौटते हैं मूल विषय पर, और ये तीनों प्रश्न बहुत जरूरी थे जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इन पर चर्चा करना कि क्या भारत का संविधान विदेशी संविधान है। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि ये बात कही क्यों जाती है। इसलिए कही जाती है कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत सेंटी लोग हैं, यानी बहुत भावुक लोग हैं, बड़े इमोशनल लोग हैं। और भावुकता हमेशा कोमल ही नहीं होती है, भावुकता हिंसक और कठोर भी होती है। भावुकता जो है हिंसक और कठोर भी होती है कि नहीं, इसने हमारे भाई को मारा, हम इसको मार डालेंगे, इसने हमारी ये बात, हम इतना जज्बाती हैं। तो विदेशी कह करके हमारे में से उन लोगों को इसके खिलाफ किया जाने का प्रयास किया जाता है जो देशी विदेशी का बहुत भेदभाव रखते हैं अपने मन में। और यहीं पर मैं कहता हूं कि विचारों का खोखलापन या विचारों को लेकर के, एक दूसरा शब्द है मुझे नहीं बोलना चाहिए, हिम्मत करके बोलें न बोलें, विचारों में दोगलापन कह सकते हैं इसको। ये क्यों कह रहे हैं? दोगलापन का मतलब यहां क्या है कि दो परस्पर विपरीत विचार जो एकदम एक दूसरे के खिलाफ हों, समय के साथ अपने लाभ के लिए यूज कर लेना। मैं इस भाव से इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। कैसे? एक तरफ आप कहते हैं वसुधैव स्वकुटुंबकम, यानी पूरी धरती ही हमारा परिवार है, और फिर कोई चीज जो दुनिया के किसी और कोने में अच्छी बनी है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसको यह कहकर अपमानित और तिरस्कृत करना कि यह विदेशी है। आप बताइए, ये दोनों विचार अगर एक साथ रखे जा रहे हैं तो क्या है? हाँ, अगर उसके मूल्यांकन की दृष्टि से यह सवाल किया जाए कि क्या यह विदेशी है, यानी क्या इसकी उत्पत्ति जो है, जो इसमें विचार रखे गए हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में हुई है, तो वह एक अध्ययन का विषय है। लेकिन जब इसको हे दिखाने के लिए, तिरस्कृत करने के लिए, अपमानित करने के लिए, हमारे संविधान के प्रति हम लोगों की भावनाओं को कमजोर करने के लिए यह नारा लगाया जाता है, तो फिर वही है जो मैंने कहा है। बार बार उस शब्द को नहीं दोहरा सकता मैं। यह विदेशी है, जी हां यह विदेशी है। यह विदेशी होकर स्वदेशी है, जी हां यह विदेशी होकर स्वदेशी है। कैसे है? भारत शासन अधिनियम 1935 में जो बातें लिखी गई, वो बातें क्या थी? वो बातें वही थी जो लिखवाने के लिए हम आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार में अंग्रेज बैठे थे, तो लिखेंगे तो अंग्रेज ही ना। लेकिन वो क्या लिख रहे हैं हमको ये देखना पड़ेगा। उन्होंने वो लिखा जो हम कह रहे थे। समय समय पर थोड़ा थोड़ा हम लोग दबाव बना बनाकर अपनी बात मनवाते गए, और जो बचा था वो हमने अपनी ओर से लिखा। तो ये कह करके कि 1935 का भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लिखा गया था जो विदेशी थे, और उसी पर आधारित संविधान की रचना कर देना संविधान को विदेशी बनाता है, यह भ्रमित करने का एक उपाय है। सही बात यह है कि हमने अंग्रेजों से जो मांगे की है समय समय पर अपनी क्रांति के जरिए, स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए, वही सारी बातें या उनमें से बहुत सी बातें
भारत शासन अधिनियम 1935 में डाली जा चुकी थी। तो जहां तक हम पा लिए थे, भले अंग्रेज सत्ता में थे लिखे, उसे तो हम लेंगे ही। आई बात समझ में? फिर तो आप रेलवे पे जो चल रहे हैं सब विदेशी है, अगर ऐसे कहेंगे तो। जी हां, रेल का आविष्कार तो विदेश में हुआ है, लेकिन हमारे देश में जो ट्रेन की पटरियां बिछी हैं वो थोड़ी विदेशी हैं, क्योंकि हमने उसमें योगदान किया है। हम ही से धन लेकर के, श्रम लेकर के, टैक्स लेकर के, तो उस समय की जो भी सरकार रही हो निर्माण करवाई होगी। उसी तरह से संविधान में यह कहना कि ये विदेशी है, अगर यह अध्ययन के दृष्टिकोण से है तब इसका हमेशा स्वागत है, लेकिन अगर यह इसको अपमानित करने या लोगों के मन से संविधान के प्रति जो भावना है उसको कम करने के लिए किया गया है, तो यह खतरनाक है, यह अनुचित है। ऐसा करने के पीछे एक और कुतर्क गढ़ा जाता है कि जनता जल्दी से मान ले कि ये विदेशी है। एक तर्क तो दिया जाता है कुतर्क के रूप में कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों का बनाया था, 200 अनुच्छेद तो उसी में से ले लिए गए। अब जनता तो जान नहीं रही है कि अरे अंग्रेजों के बनाए कानून से ले लिया। हद है भाई। यही कहकर तो अभी आज की मोदी सरकार 3 क्रिमिनल कानून को बदल दी, और बदल के कुछ नहीं किया है दोस्तों, जैसे का तैसे फिर से लिख दिया। आगे की धारा पीछे, आगे का चैप्टर पीछे, पीछे का आगे, ऐसे कर दिया। जो इतना वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया था सबको यूं कर दिया। हाँ, 1-2 अच्छे सुधार भी हैं, लेकिन वो सुधार बिना पूरे कानून को खत्म करके नया कानून लिखे भी किए जा सकते थे। उसका लाभ क्या होता है? आप सब लोग गांव में जो बैठे हैं वो भी बोलते हैं धारा 302 लग गई, यानी जानते हैं कि 302 का मतलब मर्डर। 307 चल रही है, आप जानते हैं 307 का मतलब मर्डर का प्रयास, हत्या का प्रयास। तो बहुत सी धाराएं हम आप जो गांव गिराव में बैठे हुए लोग हैं वो जानते हैं। बहुत सी धाराएं वकीलों को याद हैं, क्योंकि इतने समय से चला आ रहा है। जजेज को याद है, और इन धाराओं के नीचे बहुत सारे शोध होकर के बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो इसे तभी बदला जाना चाहिए था, तब ही बदला जाना चाहिए था जबकि इसमें बदलने की कोई ऐसी जरूरत होती। सिर्फ इसलिए इसको बदल देना कि क्योंकि उन लोगों ने बनाया, अब फिर वही बात दोबारा लिख देना, यह तो पूरे देश को पीछे ढकेलने जैसा है। पीछे क्यों? अब अगले 20 साल तक लोग धाराएं पहले याद करेंगे। मुंह में धारा ही नहीं आएगी बोलने के लिए, न जज साहब को आएगी न वकील साहब को। हर लाइन पे वो धारा बोलने से पहले वो किताब खोलेंगे। हम ही शिक्षक हैं, हम पढ़ाने से पहले किताब खोलेंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो धारा नंबर पर बनेंगे। धारा में क्या लिखा है इसको पूछने में भी 5 साल लग जाएगा। तो इस नाते देश पीछे चला जाता है। तो सिर्फ ये कह करके ये विदेशी है, और अगर ज्यादा स्वदेशी अपनाना है तो हिम्मत है तो आईपीसी में जो 375 बलात्कार की परिभाषा है उसको बदल दीजिए नए वाली कानून में, तो हम जाने। आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा क्या है? जो कोई पुरुष जिस किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा वो बलात्कार का दोषी है। मैकाले ने यह लिखा, और हमारे परंपरागत कानून में मनुस्मृति में यह नहीं लिखा है। वहां लिखा है जो कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ अगर जबरदस्ती कुछ किया तो पुरुष इस वर्ण का है और स्त्री इस वर्ण की है तो ये दंड। अगर पुरुष इस वर्ण का और स्त्री इस वर्ण की है तो ये वाला दंड। अगर पुरुष इस वर्ण का और स्त्री इस वर्ण की है, तो हिम्मत है तो लिख दीजिए ना, ले आइए हिंदू राष्ट्र की संकल्पना वाला मनुस्मृति। लिखेंगे वही जो सही है, जो तार्किक है। अब अगर तार्किकता की बातें, तार्किकता के नियम पहले यूरोप में लिख दिए गए 200 साल पहले, तो वहां से लेने में यह कह देना कि विदेशी है, तार्किकता का अपमान है, न्याय का अपमान है, विज्ञानवाद का अपमान है। और सच में कहा जाए तो ये किसी का अपमान नहीं है, बल्कि ये साजिश है कि लोग तार्किक न बने, लोग न्यायी न बने, लोग विज्ञानवादी न बने, जिससे कि लोगों को पाखंड के चक्की में घिसा जा सके और उन्हें बेवकूफ बना करके रखा जा सके।
तो यह कहना कि संविधान विदेशी है, अध्ययन के दृष्टिकोण से यह सवाल अगर बनता है तो बहुत स्वागत है, जिससे कि हम यह अध्ययन करते हैं कि विदेशी क्यों नहीं है, स्रोत कहां से आया, वहां भी क्यों उत्पन्न हो गया। संविधान में जो भी बातें चाहे आयरलैंड से ली गई, जर्मनी से ली गई, अफ्रीका से ली गई, अमेरिका से ली गई, रसिया से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, वो उन देशों में भी 200-300 साल पहले ही पैदा हुई थी। उससे पहले वहां भी अतार्किकता, पाखंडवाद था, क्योंकि वो हमसे 200-300 साल पहले ही गुलाम हो गए और वो आजाद हो लिए। वहां की राजाशाही और वहां का जो पादरी सिस्टम था वो भी तो आफत करता था। जिस यूरोप की आज हम वाहवाही कर रहे हैं, कभी उसी यूरोप में मार्टिन लूथर किंग हुए जिन्होंने पुनर्जागरण किया, वैज्ञानवाद का प्रसार किया, वो उनके यहाँ पहले हो गया। जो विज्ञानवाद वहां पहले हो गया, उससे पहले वो क्या थे अगर वो खोजेंगे तो जैसे यहां का समाज अतार्किक था, पाखंडी था, उससे ज्यादा वो थे। अगर हम उसको अपनाएं तब तो अपमानित करने लायक है कि वहां की कुरीतियां लेकर आ रहे हैं। लेकिन वहां से अगर कोई अच्छी फसल उगी है तो लेने में क्या बुराई है। आलू भी तो अपने देश का नहीं है, गेहूं भी अपने देश का नहीं है, तो खाना छोड़ दीजिए। चलिए विषय पर लौटते हैं। दूसरा लांछन हमारे संविधान पर लगता है कि यह हिंदू विरोधी संविधान है, और यह अक्सर लगता रहता है। आज जो मैं इसको यहां रखा हूं, मेरे ही कमेंट बॉक्स में एक सज्जन ने लिखा है कि हमारा संविधान तो हमको गीता का प्रचार नहीं करने देता, ये तो केवल मुसलमानों के लिए सुविधा देने के लिए लिखा गया है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई है, और लिखने वाले ने हिंदी बहुत शुद्ध लिखी है, जिससे मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा का दिमाग खुला हो जरूरी नहीं है, और पढ़ा लिखा का दिमाग खुद खुल करके भी वो न्याय की तरफ जाए या वो शातिर बन करके शेष को अंधेरे में ले जाए, ये भी जरूरी नहीं। तो मैं ये मान ले रहा हूं कि मेरे दर्शक में से जिन्होंने ये लिखा वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इसको सोचे नहीं कि वो जो आक्षेप लगा रहे हैं कि हमारा संविधान हमको गीता का प्रचार नहीं करने देता, ये गलत है। क्या आपने संविधान पढ़ा? अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान का कौन सा प्रावधान है जो आपको गीता के प्रचार से रोकता है, क्या आप मुझे दिखा पाएंगे? जी नहीं। फिर आपने बिना पता किए ही अपने ही देश के संविधान के बारे में यह लांछन लगाना संविधान का अपमान करना नहीं समझा? पता कर लीजिए। और इन दोनों आरोपों में एक आरोप, एक लांछन और लगाया जाता है ताकि इन दोनों को लोग स्वीकार कर लें। इसके लिए तो बाबा साहब को भी अपमानित किया जाता है। अंबेडकर कौन था, मुझे कह लेने दीजिएगा, मैं उन लोगों के शब्दों में कह रहा हूं, मैं किसी महापुरुष का निरादर खुद नहीं करता। अंबेडकर कौन था, वो तो ब्रिटेन में पढ़ा था। नेहरू कौन था, वो तो ब्रिटेन में पढ़ा था। पटेल भी पटेल साहब को आजकल लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह देंगे। आजकल तो बाबा साहब को भी लोग नहीं कह रहे हैं ना, आलोचना करने वाले। आजकल सारा हमला नेहरू पर है, महात्मा गांधी पर उसके बाद है। तो सारे लोग विदेश में पढ़े, तो इस नाते संविधान विदेशी है। और चूंकि श्रेय मिलता है बाबा साहब को संविधान लिखने का, इस नाते इस मुद्दे पर बाबा साहब को भी पहले नंबर पर रख दिया जाता है। इस समय अगर किसी महानायक का कोई समर्थक सड़क पे नहीं है तो पंडित नेहरू है। इस नाते सबसे भद्दी गंदी गालियां उनको बक दी जा रही हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो आपको नेहरू को भी वैसे ही प्यार देना पड़ेगा, सरदार पटेल को भी वैसे ही प्यार देना पड़ेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी वैसे ही प्यार देना पड़ेगा। और ऐसे ही आप इन तीनों में से किसी के समर्थक हैं तो आपको डॉक्टर अंबेडकर को भी सिर पे बैठा के रखना पड़ेगा। ये स्तंभ हैं, ये एक साथ रहते हैं तभी मजबूत होते हैं। हाँ, अध्ययन की दृष्टि से इनमें से किनका विचार कितना आगे वाला था, किसका विचार पीछे वाला था, कौन किस विचार पे कहाँ असहमत था, ये अध्ययन की दृष्टि से ये सब बातें की जाती हैं और की जानी चाहिए, खुलकर बातें की जानी चाहिए। और जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे एक नंबर पर सबसे ज्यादा दूरदृष्टा अगर कोई था तो डॉक्टर अंबेडकर जी थे। लेकिन अगर दूसरे रूप में कहें तो पंडित नेहरू मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? संविधान की बात, समता की बात अगर कोई ब्राह्मण होकर कर रहा है तो वह ज्यादा तार्किक हो गया कि कोई अगर
SC ST या OBC होकर कर रहा है तो वो ज़्यादा तार्किक हुआ। तो अगर इन जातियों का नाम हटा दें, लेबल हटा दें, तो दोनों तीनों बराबर के तार्किक हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि समता की स्थापना में ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करके ही तो समता लाई जाएगी। तो जो ऊपर बैठा है अगर वो यही बात कह रहा है तो वो तो ज्यादा न्यायी हो गया ना, बताइए। तो ये बहुत तेजी से वह बात कह पाएगा। ये जब कहेगा तो इसको सोचना पड़ेगा कि इसका अपने समाज में लोग विरोध न कर दें, क्योंकि सब इतने न्यायी नहीं होंगे। और प्लस इसको यह भी डर लगेगा कि इसमें से जिनको हम समता पे लाने की बात आज कर रहे हैं, हमारे अंदर तो न्याय की भावना है, लेकिन पता चला कि इसमें बहुत सारे लोग बदले की भावना लिए हों तो जो इसमें बदले की भावना से बात बोलेगा उन्हीं को हमारे इधर वाले पकड़ लेंगे और कहेंगे ये देखिए आप बहुत बराबरी की बात कर रहे हैं ना, ये देखिए आपको गाली लिख रहा है। तो इस नाते हमको इन चारों महापुरुषों को पकड़कर चलना है, तब जाकर के संविधानवाद फैलेगा। तो विदेशी कहने का, अब हिंदू विरोधी में फिर आ जाते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिखा दिया जाएगा कि वो तो मुसलमान था। मतलब जिस जमाने में, मुगलों के जमाने में उनको मुसलमान दिखाया जाता है कि मुगल दरबार में उनके पिताजी कोतवाल थे, उनके परदादा कोई। उस जमाने में कोई हिंदू मुसलमान बनने को ज्यादा जल्दी तैयार हो रहा था कि कोई मुसलमान होकर हिंदू बनने को तैयार हो रहा था? कोई भी मुसलमान हिंदू कैसे हुआ? कौन सा यज्ञ हुआ भाई? तो ये बदनाम करने की साजिश है, जिससे कि जो ब्राह्मण समाज उनको स्वीकार करता था नेहरू जी को, और नेहरू जी के चलते ही ब्राह्मण समाज बहुत दिनों तक चाहे आधे अधूरे मन से या चौथाई मन से या 3/4 मन से या बहुत सारे मेरे जैसे लोग संपूर्ण मन से इस संविधान को माने, उनमें से 90% की मान्यता का कारण ये भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां बैठे हुए हैं। अगर उन्हीं को खलनायक बता दिया जाएगा तो फिर उस समाज को अपना कोई संविधान निर्माण में दिखेगा नहीं, क्योंकि और लोग उतने प्रचलित नहीं है, चर्चित नहीं है। तो ये सब साजिश है संविधान कमजोर करने की दोस्तों। इसलिए अगर आप संविधान के सच्चे समर्थक हैं, आप अपने घर में, अपने चौराहे पर, अपने मोहल्ले में, अपनी किताब में आलोचना के समय, तार्किक आलोचना के लिए चाहे जिसकी जितनी आलोचना करिए, लेकिन जैसे ही कोई पाखंडी व्यक्ति आकर के पंडित नेहरू को गाली दे, अंबेडकर जी की फोटो लेकर के आप तुरंत उससे लड़ पड़िए। ये संविधान से एक एक पंखुड़ी अगर निकल जाएगी तो केवल एक समुदाय इसको नहीं बचा पाएगा। मैं इसका उदाहरण देता हूं और थोड़ा सा यहां पे समझिएगा समाज की संरचना को। इसी संविधान में ओबीसी का आरक्षण लागू होने में 40 साल लग गए। 1990 में लागू हुआ और उस 40 वर्ष में शुरू के कुछ वर्षों तक तो शिक्षा दीक्षा लोगों की उतनी नहीं थी, फिर भी हम 40 वर्ष को 40 वर्ष गिनेंगे। 1990 में जब वो आरक्षण मिल गया, उसके बाद जरा समझिएगा, अपने यहां अलग अलग वर्गों की मानसिकता आज मैं थोड़ा खुलासा करने के लिए विवश हो रहा हूं। 1995 में 77वें संविधान संशोधन से SC ST समुदाय, केवल SC ST, OBC नहीं, SC ST समुदाय के पक्ष में प्रमोशन में रिजर्वेशन किया गया। वो क्यों नहीं लागू हो पाया आज तक? उसके लिए OBC समाज सड़कों पर आंदोलन क्यों नहीं करता दिखता कभी? हम तो जनरल होकर के, ब्राह्मण होकर के आरक्षण के लिए कल पूरा वीडियो बना दिए। और आपको बता दें, हमें नहीं कहना चाहिए कि कहना चाहिए, लेकिन जब लोग कमेंट कर दे रहे हैं तो कहना पड़ रहा है। SC ST के आरक्षण को हटाने का मुद्दा बनाई हैं कुछ पार्टियां जो पिछड़े वर्ग की पार्टियां कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लागू था 2007 से 2012 तक। तो अपनी भी कमी थोड़ा देखिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन 4, 5, 6 नायकों, 10 नायकों को देखिए जो संविधान के समर्थक थे, तब आप समझ पाएंगे। फौरन किसी पर तलवार टांग देना, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम क्यों नहीं लेते आप भाई? क्यों वो संविधान में नहीं थे? मामूली उनका कंट्रीब्यूशन है। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी,
जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान की जेल में मर गए बेचारे, 1988 तक जिंदा थे, 40 साल जेल में रहे। इसलिए जेल में उनको रखा गया था क्योंकि वो भारत के साथ अपने इलाके को मिलाने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर कब्जा कर लिया, उनको जेल में डाल दिया। वो पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिसको हमने भारत रत्न दिया, उनका नाम हम नहीं लेते। जिस समय भारत में मुसलमानों पर हमला हुआ है, अगर हम सब खान अब्दुल गफ्फार खान की तख्ती टांग कर चलते, जो लोग बाबा साहब के प्रेमी हैं, तो संविधान मजबूत होता कि नहीं होता? तो इस नाते हिंदू विरोधी जब कहा जाता है, तो अब चलिए हम इस पर आते हैं, किस पर? कि गीता का प्रचार नहीं करने देते। हे मेरे भाई, जो ये कहते हैं कि गीता का प्रचार संविधान नहीं करने देता, उनको पहले तो मैं अनुच्छेद 25 दिखा दूं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 साफ साफ ये कहता है कि सभी लोगों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार और मानने की स्वतंत्रता होगी। कहीं तो नहीं लिखा है कि हिंदुओं को नहीं होगा। और अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा है कि अल्पसंख्यक अलग से अपनी शिक्षण संस्थान और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकेंगे, राज्य संरक्षण देगा। तो वहां यह तो नहीं कहा गया कि बहुसंख्यक नहीं कर सकेंगे। ये लोग बदनाम करने के लिए चीजों को निकाल निकाल कर लाते हैं। वो इसलिए कर सकेगा क्योंकि अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक के त्यौहार, उसके संस्कृति समाज में उस तरह से नहीं चल पाती जैसे बहुसंख्यक की चलती है। और ये यही नहीं लिखा है, आप जाइए मलेशिया में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, यही स्वतंत्रता वहां अल्पसंख्यक के नाम पर हिंदुओं को मिलती है। आप इसकी कोई और सुधारात्मक व्याख्या आलोचना कर लीजिए। सच्ची बात तो यह है कि हमको धर्म की स्वतंत्रता है। हम प्रचार में क्या करते हैं? कितनी जगह गीता का पाठ किया जा रहा है। जिस सज्जन ने लिखा है कि हमको गीता का प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जाता, उनको शायद ये नहीं पता है कि गीता के प्रचार प्रसार करने वाले बहुत से संगठन हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सरकारों में बैठ जाते हैं धर्म के नाम पर, वो तो कांवड़ यात्रा को तरजीह देते हैं, जिसमें कोई ज्ञान और विज्ञान की बात करनी ही नहीं है। सड़कें हफ्तों भर बंद की जाती हैं और लोग जाते हैं। अब कोई कह देगा कि हम उनके आस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम एक तथ्य पर बात कर रहे हैं। आपको अगर आजादी नहीं होती तो ये कैसे आप करते हैं? आप धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे दो कारण हैं मेरी समझ से। एक तो धर्म की पुस्तकों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं ज्यादातर कि जैसे ही उनको खोला जाएगा ना, हिंदू समाज का बहुत बड़ा तबका उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा, जैसे हो गया है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर जैसे जैसे हिंदू धर्म की बात की गई, तो इस समाज का बहुत बड़ा तबका विरोध में आ गया ना। कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई दूसरे धर्म वाला नहीं विरोध करने आया है। इसी धर्म के लोग, वह लोग विरोध करने आ गए जो हिंदू धर्म की मान्यताओं और कुरीतियों के कारण सदियों तक अमानवीय जीवन जीने के लिए विवश रहे। वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि धर्म तो वही आएगा ना जो था। धर्म को कैसे नया कर देंगे? कोई संसद धर्म बनाती है क्या? ये कह देना कि नहीं वो पुरानी कुरीतियां नहीं आएंगी, कैसे नहीं आएंगी? और अगर वो नहीं आएंगी तो फिर उसको लाने का ढिढोरा क्यों पीट रहे हैं आप? तो एक तो लोग खड़े हो जाएंगे, दूसरा आप प्रचार इसलिए भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि सारे धर्म ग्रंथों में कुरीति वाले बातें और भेदभाव की ही बातें लिखी, बहुत सारे तर्कवाद भी लिखे हैं। लेकिन लोग तार्किक हो जाएंगे तो संविधान भी तो समझ जाएंगे। इस नाते लोगों को भीड़ में बदलो, संगठन बनाओ जो झंडा लेकर हुआ हुआ करे, एक विशेष नारा लगाए, या कुछ ऐसा करो कि केवल भीड़ दिखाई दे। मूर्ति पूजा का हम लोग प्रचलन करवा रहे हैं आजकल। हर जगह मूर्ति पूजा, शोर, माइक लगा करके, लाउड स्पीकर लगाकर, स्पीकर लगाकर, डीजे लगाकर नाच करो, इसमें कोई प्रज्ञा तो फैलेगी नहीं। तो हे मेरे भाई, जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान गीता का प्रचार प्रसार करने से मना कर रहा है, आप न केवल गीता का निरादर कर रहे हैं बल्कि संविधान का भी। इसलिए गीता का निरादर कर रहे हैं क्योंकि गीता के प्रचार प्रसार पर अगर कहीं रोक लग रही हो तो उस रोक को हम सहेंगे। अगर फांसी होती हो तो फांसी पर हम चढ़ जाएंगे। अगर तलवार हमको घोंपी जाएगी हम वो भी सह लेंगे, लेकिन प्रचार करेंगे। आप करिए और हम आपके साथ सबसे पहले खड़े होंगे। लेकिन आपने वो प्रयास तो किया नहीं और संविधान को भी बदनाम कर दिया।
चलिए आगे चलते हैं। तो हिंदू विरोधी इसलिए कहा जाता है ताकि जिनका हिंदू सेंटिमेंट है, और आपको मैं बता दूं, लोग यहां हिंदू को केवल ब्राह्मण से जोड़ रहे हैं। आप उसको ब्राह्मण धर्म कह रहे हैं, एक खास अर्थ में ठीक है, लेकिन हिंदू कह करके अपने को गौरवान्वित करने वाले तो सबसे ज्यादा लोग ओबीसी में हैं। फिर इसके बाद आप चलिए, एससी में बहुत सी जातियां हैं जो अपने आप को एकदम वाल्मीकि जी का वो मानती हैं, वंशज मानती हैं। वो संविधान को शायद ही जानते हैं, शिक्षा वहां तक नहीं पहुंच पाई है संविधान की। तो जैसे ही कहेंगे ये संविधान हिंदू विरोधी है, वो चूंकि संविधान को तो देखे नहीं और हिंदू वो जान रहे हैं अपने को, और उनका विरोधी वो उठा के फेंक देंगे। तो संविधान को बदनाम करने की नीयत से ही ये भी स्लोगन चलाया जाता है। नहीं तो अगर इसमें हिंदू विरोध दिखाना होता तो लोग इसको पढ़कर दिखाते। और हिंदू विरोधी क्या कोई ऐसे हो जाएगा कि पंकज त्रिपाठी को कपड़ा पहनने का अधिकार है, अब क्योंकि मंजूर अहमद को भी कपड़ा पहनने का अधिकार हो गया, तो क्या पंकज त्रिपाठी ये कह सकता है कि ये नियम तो पंकज त्रिपाठी का विरोधी है? ये कह सकता है क्या? ये कैसे आप कह रहे हैं? हमें पढ़ने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार मिल गया, ये हमारा विरोधी कैसे हो गया भाई? ये कैसे हमारा विरोधी हो गया? ये तो समता है ना। हमें कोई कार्य व्यवसाय करने की आजादी है। अब दूसरे को भी यही छूट मिल गई कि वो भी चट्टी पे चाय की दुकान खोल ले और लोग उसके यहां पिए। अब हम ये चिल्लाने लगे कि नहीं ये तो हमारे विरोध में है, तो फिर हम तो बहुत संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति हैं। फिर तो सबसे ज्यादा सबके विरोधी हम खुद हैं, जो लोग भी इस सोच के हैं। लेकिन इतने दूर तक समाज में लोग तर्क नहीं करते। समाज में लोग इसको अपना मान लेंगे और इसको अपना मानते ही संविधान को अपना विरोधी मान जाएंगे। जो लोग इसी को अपना समझ रहे होंगे वो इतना दूर तक सोचेंगे ही नहीं। और आप इस मुगालते में मत रहिएगा मेरे दर्शकों कि लोगों ने ऐसा सोचा नहीं। अगर नहीं सोचे होते तो ये मॉब लिंचिंग कैसे हो जाती, फिर उसके बाद भी नाच कैसे होता। गुजरात के भावनगर में SC/ST एक्ट के तहत एक महिला के बेटे ने मुकदमा लिखाया था, उसको दबंगों ने मारा पीटा था। हां, उनको ब्राह्मण मत मान लीजिएगा। कमेंट में ब्राह्मण ब्राह्मण कह के बहुत सारे बातें आ रही हैं मेरे साथ, मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा हूं, लेकिन आप बहुत बड़ी एक खतरनाक काम कर रहे हैं अनजाने में। मैं जात से ब्राह्मण हूं और मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं। ये सारे वीडियो ब्राह्मण लोग भी देख रहे हैं, देखना ही चाहिए। बहुत से लोग मेरे पर पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि आप जो साहस कर रहे हैं सलाम है, हम तो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप हमारी तारीफ करके और ब्राह्मणों को गाली लिख देंगे तो जो संविधान के विरोधी लोग हैं वो हमको पकड़ेंगे और कहेंगे कि आप तो चले थे जगाने, अब पूरा समाज गाली सुन रहा है। तो हमें आप कहां फंसा देंगे? अगर हम आपके समाज को गाली देकर यही सब ज्ञान दे कि आप निरक्षर रह गए, अनपढ़ रह गए, 70 साल से संविधान बना आज तक पढ़ क्यों नहीं पाए, कहने को बहुत कुछ है, कहा जा सकता है। किसने आपको रोका था कि नहीं पढ़ लीजिए संविधान? आप तो पता भी नहीं जानते कहां किताब मिलती है, तो कैसा लगेगा? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बाबा साहब को समझिए, वो किसी को अपमानित लांछित नहीं करते हैं। बाबा साहब और जिन्ना में बहुत बड़ा फर्क है, और एक दूसरे का तो मैं नाम ही नहीं लूंगा। और मैं बार बार कहता हूं कि आने वाले समय में हजारों हजारों वर्षों तक आप कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे कि बाबा साहब की रोशनी कितनी बढ़ने वाली है। और ये कोई हिंदू और कोई मुसलमान, कोई यहूदी, कोई सिख और केवल चमार या मुसहर या धोबी या पासी नहीं फैलाएगा। समय अपने आप उनको प्रकाशित कर देगा, क्योंकि उनके माध्यम से जो विचार आए हैं ना दुनिया में, वही चलेंगे तो मानवता का कल्याण होगा। कोई जल्दी समझ जा रहा है, कोई उनको अपनी जाति और अपने वर्ग का जान के समझ रहा है, किसी के लिए उनकी बातें तत्काल में लाभदायक लग रही हैं, इस नाते उनके लिए पूजा के गीत गा रहा है, उनको अपना मान ले रहा है। कुछ लोगों को ये बहुत बाद में समझ में आएगा, कुछ लोगों को कभी नहीं समझ में आएगा। तो आप जो अच्छे विचार हैं उसकी प्रशंसा कर लीजिए,
और अगर मेरे विचार कहीं बुरे हों तो मेरी आलोचना कर लीजिए। आपको नहीं पता है कि आप किसी भी जाति या धर्म की अगर शिकायत कर देंगे सामूहिकता में, तो संविधान पर ही सवाल होगा कि ये संविधान लोगों में एक दूसरे के प्रति तो सम्मान श्रद्धा की भावना ही नहीं पैदा कर पाया। हे मेरे दोस्तों, आज यहां मैं दोस्तों किनको बोल रहा हूं, सभी संविधान प्रेमियों को। आप जरा समझिए कि बाबा साहब की ताकत क्या है कि वो किसी से नफरत नहीं करते हैं। वो नफरत सिर्फ अन्याय से करते हैं, सिर्फ अन्याय से करते हैं। उन्होंने कहा ब्राह्मणवाद से नफरत करो, ब्राह्मण से नहीं कहा, ब्राह्मण ये शब्द लगाते थे वो। और ब्राह्मणवाद केवल जो जन्म से ब्राह्मण है उसी में हो जरूरी नहीं है, ब्राह्मणवाद सब में भरा पड़ा। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि जब संविधान में SC ST के प्रमोशन का आरक्षण लिख दिया गया 1994 95 में लिखा गया, नरसिम्हा राव की सरकार थी। इस समय विगत 33 वर्षों से, मैं 90 से कह रहा हूं, लगभग सारे प्रदेशों में OBC ही मुख्यमंत्री हैं। मैं भड़का नहीं रहा हूं आपको, आप तथ्य चेक कर लीजिए। और OBC नेतृत्व वाली पार्टियां बहुत आगे रही हैं। एक पार्टी जो सत्ता में आई है SC समाज की, वो मायावती जी की थी, उसने लागू किया, शेष कहीं नहीं लागू हुआ पूरे भारत में। वो लागू होना गलत है सही है वो अलग एक विषय है, लेकिन उस पर नारा क्यों नहीं लगा, उस पर बात क्यों नहीं हुई? तो हिंदू विरोधी कह करके भी इसको अपमानित किया जाता है। आपको तब इस सेंटीमेंट को फैलने से रोकना है अगर संविधान बचाना है तो। आगे चलते हैं। यह केवल दलितों का संविधान है। यहां दलितों से तात्पर्य, मेरे इस शब्द पर आप लोग आपत्ति मत करिएगा क्योंकि समाज में यही शब्द प्रचलन में है। अभी मैं भावनगर गुजरात की बात कर रहा था, वो लड़का पिटा गया, जो अखबार में खबर आ रही है, पिटा गया, मारा गया। उसने SC ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखा दिया। उसके घर वालों पर दबाव बन रहा था मुकदमे वापस लेने का, न लेने पर उसकी मां को पीट पीट कर घायल कर दिया गया, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। ये बात हमको किसने बताई? अभिसार शर्मा। सवाल किस पे किया? गुजरात की सरकार पर। ठीक है, वहां हो सकता है कि जिन्होंने मारा पीटा वो ब्राह्मण हो, हम उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते, हम उन्हें दरिंदा मानते हैं, हम उन्हें कमजोर पर, मजलूम पर अपराध करने वाला मानते हैं। और आप तब कहेंगे कि तो सर पीड़ित को केवल पीड़ित मानिए, दलित क्यों मान रहे हैं? नहीं, दलित मानेंगे, इसलिए मानेंगे क्योंकि दलितों के संबंध में, जिसमें SC ST समाज आता है, खासकर अछूत समाज आता है, शेष संपूर्ण समाज की, इसमें OBC भी पूरा शामिल है, चाहे वो शूद्र की वर्ग का हो या फिर वैश्य वर्ग में आने वाला हो। ये भी उसी तरह से भेदभाव करते हैं जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण के लोग करते हैं, जात के लोग करते हैं। ये सबके सब समाज के लोग दोषी हैं। तो मैं बोल रहा हूं, सबको बोलना चाहिए, चाहे तुम पैदाइशी यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे तेली हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे लाला हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पठान हो, चाहे शेख हो, चाहे जैन हो, सब इस गलती को गलती कहिए। उस पर आंदोलन करने का अधिकार केवल SC ST के लोगों का ही नहीं है, बल्कि सभी लोगों का दायित्व है कि उस पर शिकायत करें। किसी महिला से रेप हो गया तो क्या केवल महिलाएं आंदोलन करती हैं? पुरुष भी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आंदोलन का मतलब जरूरी नहीं कि आप हर समय सड़क पर हों, लेकिन आप गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला एक सवाल या आक्षेप या लांछन यह होता है कि यह संविधान दलितों का संविधान है, और ये कहकर के से सभी वर्ण जातियों को बहुत आसानी से भ्रमित कर लिया जाता है। यदि आपको यकीन न हो तो मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज तो दिखाना बहुत सरल है कि जब हिंदू राष्ट्र की पुकार हुई, और हिंदू राष्ट्र की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? संविधान। क्यों? क्योंकि संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। तो जो कोई भी कहेगा कि वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेगा, जाहिर सी बात है संविधान को मिटाएगा। तो जब हिंदू राष्ट्र बनाम संविधान की बात आई तो मेजॉरिटी मिल गई, बहुमत मिल गया पार्टी को। ये केवल ब्राह्मणों के वोट से सरकार बन गई। चलिए राजपूतों को भी जोड़ लेते हैं, क्षत्रियों को, ठीक है, लाला और भूमिहार को भी जोड़ लेते हैं,
चलिए पठान शेख को भी जोड़ देते हैं, जबकि शायद ही उनको तो बाहर किया गया, लेकिन मान लेते हैं। किसने वोट दिया झोला भर भर कर? और दलितों में से, SC ST में से भी कुछ जाति या समाज के लोग, अब मैं भी तो जाति समाज ही बोल दे रहा हूं, सही बात तो एक व्यक्ति लेना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है। बहुत सारे लोग उसमें ये संविधान ही देख पा रहे थे, क्योंकि जो ऐसे नारे भी होते हैं, वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन केवल एक पर लांछन करना, अपनी तरफ न देखना ठीक नहीं है। और जी हाँ, आज मैं थोड़ा एक दूसरे तरह से बात कर रहा हूं, क्योंकि केवल एक तरफ से ही न्याय खोलना और दूसरी तरफ का अन्याय होते देना ये ठीक नहीं है। तुरंत जो बाहर बैठा है संविधान का विरोधी, वो लाभ उठा लेगा इसका। तो इस पर दो बातें लगा करके इसको दलितों का संविधान कह दिया जाता है। एक तो लेखक कौन है? बाबा साहब। भारत के संविधान के जनक होने का उनको श्रेय हम लोग देते हैं कि बाबा साहब ने बनाया, जबकि बनाने में संविधान सभा है, लेकिन हम श्रेय किसी एक को देंगे, और जो श्रेय का सबसे अच्छा हकदार व्यक्ति है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब इस बात को जनता में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, चाहे वो सवर्ण हो, OBC हो, SC ST हो या कोई लोग हो, नहीं समझ पाते। लगभग 70% से 80% लोग ये मान लिए हैं, जी हाँ, वो 70-80 केवल SC ST नहीं है, वो केवल दलित लोग नहीं हैं, वो केवल चमार या खटिक जात के लोग नहीं हैं, उसमें ब्राह्मण भी बहुत बड़ी संख्या में, जो एकदम मान लिए कि ये भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ है। कोई से बोलेगा कोई हमारे बाबा साहब का बनाया है, कोई कहेगा ये तो भीमराव ने बनाया, लेकिन मान लिए दोनों इस बात को। और जैसे ही दोनों इस बात को माने तो संविधान कमजोर हुआ। कैसे हुआ? कि जो इसको नहीं मानेगा अपना, जिसके दिमाग में ये हो जाएगा तो हमारा नहीं है, और इसमें बीच की भी बहुत सारी समाज की जातियां शामिल हैं, लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं फिर से यही बात कहूंगा कि आखिर संविधान बचाओ अभियान में बहुत बड़े वर्ग के तौर पर केवल कुछ खास ही जाति के लोग वर्ग के तौर पर सामने क्यों आते हैं? नायक के तौर पर, विचारक के तौर पर मैं भी हूं, लेकिन क्या मैं ये कह दूंगा कि जिस प्रकार SC समुदाय के लोग संविधान बचाने के लिए तत्पर सड़क पर आ जाते हैं, वैसे ही ब्राह्मण समाज के लोग आ जाते हैं? नहीं आते। क्षत्रिय समाज के लोग भी जैसे करणी सेना लेकर के पद्मावत फिल्म का विरोध करने आ गए थे, वैसे ही संविधान का भी विरोध होने पर आ जाते हैं सड़क पर? नहीं आते। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो उसको आप क्षत्रियवाद कह दीजिए, इसको ब्राह्मणवाद कह लीजिए, इसको दलितवाद कह दीजिए, तो अंत में दलितवाद जब कहेंगे आप, तब वो संविधान बचाने की बात करेगा। तो आखिर और लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके दिमाग में भी यही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, और भीमराव अंबेडकर उस जाति का है, हम उसको नहीं मानेंगे, इस नाते उसकी बनाई किताब को भी नहीं मानेंगे। आप देखिए कुछ लोग हमारे ही वीडियो में नीचे कितना घिनौना कमेंट लिख देते हैं कि वो क्या लिखेगा पढ़ेगा, दूसरे लोग बड़ा अच्छा जवाब देते हैं, और बहुत हमको पीड़ा होती है, जो लोग भी, वो चाहे किसी भी समाज से हो। मैं तो यही मान लेता हूं कि वो हम लोगों में नफरत करने के लिए भेजे गए एजेंट हैं, जो ऐसी बात लिख दें जिससे कि हमारे और हमारे दर्शकों के बीच मतभेद पैदा हो जाए। इसी नाते मैं कहता हूं कि बच कर रहना है। तो ये कहना कि यह संविधान दलितों का है, जी नहीं, यह संविधान न्याय का है, यह संविधान समता का है, यह संविधान तर्क का है, यह संविधान विज्ञान का है। अब अगर समता, न्याय, तर्क और विज्ञान पर चलने से दलितों की दशा ज्यादा सुधर जाए और इस तरह से देश चमक जाए, तो इससे नफरत करने वाले को क्या कहेंगे भाई? वो कितना घिनौना आदमी हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कल्पना करिए, और हमें कह लेने दीजिए, आप लोग शब्दों को मेरे मत पकड़ा करिए, मेरी जहां से परवरिश है मैं शब्द तो वहीं के बोलूंगा ना। कि मैं अपने गांव के चमरौटी में गया, बभनौटी, हिरौटी, चमरौटी सब शब्द बराबर हैं, सबको सभी अपने जाति पर गर्व करो। जब जाति हटा नहीं पा रहे हैं तो गर्व करो, और उन नायकों को नायक मानो जो सबको लेकर चलने की बात कर रहे थे, जो भेदभाव बांटने की बात कर रहे थे, उनको तिरस्कृत करिए आप। तो अगर मैं वहां गया और मुझे लगा कि यहां तो लोग गंदे में थोड़ा हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तो मुझे ये सोचकर देखकर पीड़ा ही तो होनी चाहिए थी ना।
होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? पीड़ा होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कारणों को सोचूं और कारणों को दूर करने का प्रयास कर पाऊं। मैं कमजोर आदमी हूं, मेरी इतनी क्षमता नहीं। लेकिन अगर मुझे पीड़ा हुई कि अरे ये लोग कैसे गंदे में रह रहे हैं, पुराने कपड़े पहन रहे हैं फटे, और ये अशिक्षित से हैं, अगर मैं इससे दुखी हुआ था तो आज संविधान की रोशनी से या सामाजिक बदलाव की रोशनी से या आर्थिक स्थितियों में बदलाव की स्थिति से या सबकी सोच बदलने की स्थिति से या लोकतंत्र के आने से, चाहे कारण जो भी हो, क्योंकि मैं कारण तो पहले भी नहीं सोचा, अगर मैं आज जा रहा हूं 30 साल बाद और मैं देख रहा हूं इन लोगों के पक्के मकान हैं, बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर जा रहे हैं पढ़ने, हमारे साथ वाला जो हमारा भाई था, दोस्त था वहां, अब वो साफ सुथरे से बैठा हुआ, तो मुझे तो बहुत खुशी हो जानी चाहिए थी ना। होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। अब अगर इसके बाद मैं मुंह फुलाऊं, हाँ ये तो गंदे में था, ये कैसे हो गया, यकीन मानिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि फिर ऐसे व्यक्ति को मैं क्या कहूं। वही शब्द जो पहले बोल गया था, एक बार मजबूरी में बोलना पड़ता है, क्योंकि पहले तुम यही कह के तिरस्कृत किया कि ये गंदा है, अशिक्षित है। अब जब वो शिक्षित और साफ सुथरा हो गया तो फिर ये कह रहे हो कि ये कैसे हो गया, फिर भी तिरस्कृत कर रहे हो। यानी तुम उसको तिरस्कृत ही करने का भाव रखते हो जो ऊपर वाले के खिलाफ है, उसने ही सबको बनाया है। तो अब यहां पर गलत हो गया वो, और ऐसी गलती को वो साफ साफ स्वीकार नहीं कर पाएगा, वो तिकड़म लगाएगा, क्योंकि उसको इतना पता होगा कि वो जो कह रहा है समाज में स्वीकार्य नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, आप में से जो लोग मेरे लिए गालियां लिख देंगे, मान लेते हैं बहुत कम है, मैं उस पर बहुत चिंतित नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं, आप लोग बहुत प्यार मुझे दे रहे हैं, और ये प्यार मुझे नहीं है, ये प्यार हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो समता, समानता, न्याय, तर्क, विज्ञान की बात करेगा। मिलना ही चाहिए अगर देश को आगे जाना है तो। इसलिए तो कह रहा हूं कि बाबा साहब को हजारों साल तक एक ऐसा भी समय आ जाए कि हो सकता है कि उनका नाम कोई न जाने, लेकिन तर्क, न्याय, विज्ञान और समानता को तो हर समय पूजा जाएगा ना। बताइए आप, कोई और नया नायक पैदा हो जाएगा। तो ये तो शाश्वत विचार है। तो बहुत अच्छे कमेंट हैं, बहुत अच्छे लोग बातें कर रहे हैं, और इसी से बहुत मनोबल बढ़ रहा है, बहुत मनोबल बढ़ रहा है। कुछ लोग हमको पर्सनल लिख के भेज रहे हैं कि आपके इस तरह के शब्द कुछ लोग लिख रहे हैं, आप परेशान मत होइए। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं तो बहुत ज्यादा की कल्पना किया था जो संविधान विरोधी लोग हैं उन लोगों की तरफ से आने की। अब वो क्यों शांत हैं, उनको लग गया होगा कि संविधान वाले जाग गए हैं, तर्क वाले, न्याय वाले आ गए हैं सामने, या ये लग गया होगा कि उनका भंडाफोड़ हो गया, समझ में आ गया जनता को कि भाई आप क्या देना चाहते हो। तो यह संविधान दलितों का संविधान नहीं है, यह संविधान दलितों का भी संविधान है, यह ब्राह्मणों का भी संविधान है, यह ठाकुरों का भी संविधान है, यह बनियों का भी संविधान है, यह अहिरों का भी संविधान है, गडेरियों का भी संविधान है, यह मुसलमानों का भी संविधान है, यह सबका संविधान है। क्योंकि संविधान सभा में सबके प्रतिनिधि बैठे थे, और बाबा साहब ने तर्क देकर जो इसमें लिखा है उसको सबको समझाया था, सबके द्वारा उठाए गए सवालों को भी पढ़ दिया था, उन सवालों के आधार पर जो संशोधन उचित था उन्होंने कर दिया था, और इसके बाद इसको सबने पारित कर दिया था। तो फिर तो ये सबका है। अब अगर कोई कहता है कि ये हमारा नहीं है, तो फिर वह इसीलिए कहेगा कि क्योंकि वो तर्क में, न्याय में, समता में, विज्ञान में भरोसा नहीं रखता, तो फिर वो पाखंडी है। और ऐसे लोगों से ही लोगों के अधिकार कहीं नष्ट न हो जाएं, इसीलिए इसमें लोकतंत्र की बात की गई, एक व्यक्ति एक वोट की बात की गई, सरकारों को चुनने की बात की गई, सरकारों को हटाने का प्रावधान किया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज में रहेंगे जो तर्क, समानता, न्याय और विज्ञान से नफरत करेंगे। उन्हीं को रोकने के लिए तो सब उपाय किए गए। तो ये संविधान हर उस व्यक्ति का है जो न्याय, समता, तर्क और विज्ञान का स्वागत करता है, समर्थन करता है, और इनके बिना
इसका विरोध करने वाले भी जिंदगी जी नहीं सकते। चलिए ठीक है, आ जाओ भाई, तुम तर्क नहीं मानते हो ना। मैं आलू बेच रहा हूं, पूछोगे कितने रुपए किलो, मैं कहूंगा 20 रुपए किलो। 2 किलो कितने का मिलेगा? 500 का। ये कैसे? तर्क बंद करो। तुम तो तर्क को नहीं मानते ना, तो तर्क बंद करो। मेरी आस्था है कि मैं 5 किलो जिसको दूंगा उससे 500 रुपए लूंगा। चलो आओ, अब आ जाओ विज्ञान पर। यह तराजू भी विज्ञान है। तो तुम कहोगे 5 किलो, हम 5 आलू उठा के रख देंगे। मान लो 5 किलो है, मानो, फिर मत कहना कि तौलो इसको। हम कहेंगे अभी दे रहे हैं, 50 लोग आके चले जाएंगे, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। अरे भाई हमें पहले दे दो, ये तर्क हो गया। हमें पहले दे दो। क्यों पहले दे दें? क्योंकि हम पहले से खड़े, तो तर्क हो गया। तर्क तुम मानते नहीं। अब तुम हमसे हिंसा करोगे तो तुम न्याय भी नहीं मानते। तो बिना तर्क के, बिना विज्ञान के, बिना समता के, बिना न्याय के चलने वाला देश एक तो असंभव है चलना, लेकिन अगर कोशिश करता है तो पाखंड है और वह देश को खोखला करने वाला है, वह देश को आगे ले जाने वाला नहीं होता है। यह पूरी दुनिया में साबित हुआ है। आप में से बहुत से लोग ये बात जानते हैं, मानते हैं कि जब इस देश में पाखंडवाद था तो देश गुलाम हुआ, और जैसे जैसे विज्ञान और न्याय, समता, समानता, तर्क की ओर बढ़ा, वैसे वैसे मजबूत हुआ, आज विश्व की शक्ति बन गया। तो ये केवल आप ही के देश में नहीं हुआ है। आप यूरोप के बारे में पढ़िए, ब्रिटेन को पढ़िए, बहुत पिछड़ा देश था, यहां से ज्यादा कुरीतियां वहां थी। जब वहां पुनर्जागरण हुआ 13वीं सदी में, विज्ञानवाद का प्रसार हुआ, मशीनें बन गईं, तो लोग धर्म की किताबों को थोड़ा धीमे कर दिए और पूजा अपने घर में करेंगे या जाकर के चर्च में कर लेंगे, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने पूरा एक देश बना दिया, वेटिकन सिटी, उधर ही वहीं रहो, सब लोग जाएंगे, लोग तीर्थ यात्रा करके चले आएंगे। वो एक स्वतंत्र देश कर दिया और देखते देखते वो पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित कर लिया। विज्ञान के दम पर किया था, तर्क के दम पर किया था, न कि धर्म के प्रचार से किया था या दुष्प्रचार से किया था। बाद में उन्होंने ही न्याय फैला दिया पूरी दुनिया में। जब उन्होंने देखा जुल्म ज्यादा हो रहा है, उनसे बड़ा एक पैदा हो गया, हिटलर। तो फिर न्याय को लोग समझ गए। तो जैसे ही विज्ञान आया, तर्क आया, तो फिर न्याय आया, और न्याय आया तो समता आई, और समता, इन चारों को जोड़ने वाला संविधान लिखा गया। पूरी दुनिया में संविधान लिखा गया 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी में। तभी ये दुनिया ग्लोबल बनी। तो वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे थे, बड़े बहुत पवित्र मंत्र हैं, अब उसको हम वास्तव में जीने लायक बने। और जब जीने लायक बन गए तो हमें सिखाते हो कि संविधान विदेशी है। ये ढकोसला बंद करो। संविधान 100% स्वदेशी है। हमें भी तर्क चाहिए, हमें भी विज्ञान चाहिए, हमें भी समानता चाहिए, हमें भी न्याय चाहिए। इस नाते संविधान हमारा है। ये दुनिया के चाहे कहीं किसी कोने से खोज करके कोई बात ला करके बनाया गया हो, ये हमारा है, क्योंकि पूरी दुनिया ही हमारी है। अच्छी बातों के लिए, बुराइयों के विरोध के लिए भी पूरी दुनिया हमारी है। पूरी दुनिया में कहीं भी अत्याचार, अनाचार होगा तो हम विरोध की आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आज के मेरी इस वीडियो से संविधान को एक दूसरे दृष्टि से समझने का आपको मौका मिला होगा। और एक बात को मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि संविधान बचाने का सबसे ज़्यादा प्रयास वही लोग कर रहे हैं, उन्हें करना भी चाहिए, जो संविधान अगर हटा तो ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच सकते हैं। जाहिर सी बात है, उनको ज़्यादा इसका प्रयास करना ही चाहिए प्राकृतिक रूप से। उसमें तमाम समाज ऐसा जो नहीं करता, मैं तो सुनाता हूँ कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं मानते हैं, कहते नहीं वो ज़माना धर्म से बदला है, आप नहीं बदल सकते। अब मैं कैसे यहाँ पे सारी बात बता दूँ? बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन शेष लोगों का भी दायित्व है कि इस तर्कवाद, विज्ञानवाद, समतावाद, न्यायवाद के साथ जुड़ें, आगे चलें। और इसके लिए एक सहयोग है कि आप वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।